प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम मानव व्यवसाय की चर्चा कर रहे थे और मानव व्यवसाय की चर्चा करने के पश्चात अब हम पर्टिकुलर प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा कर रहे हैं। और प्राथमिक व्यवसाय में भी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आखेट की, यानी हंटिंग। पिछले अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की, जहां हमने प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण व्यवसाय जैसे आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय की चर्चा की थी। और उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय की चर्चा की। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय की। पर्टिकुलर 1 बाय 1 हम देखेंगे कि आखेट के कौन कौन से विश्व में प्रमुख क्षेत्र हैं, संग्रहण के क्षेत्र विश्व में कहाँ कहाँ स्थित हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे बैक टू बैक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि जब हम लेक्चर आपको देते हैं और एक संपूर्ण टॉपिक हम कवर करते हैं तो उसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लेक्चर को अच्छे सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेक्चर में कही गई है। और आगे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें भी इसी तरह से हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, बातों को देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है और उस पर किस प्रकार से संभावित प्रश्न बनने की संभावना है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय की। स्क्रीन पर आपको जो भी व्यवसाय दिख रहा है, चाहे वो आखेट हो, संग्रहण की क्रिया हो, मछली पकड़ना, पशुचारण करना, कृषि, लकड़ी काटना, खनन की क्रिया, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय का एक भाग है। प्राथमिक व्यवसाय का एक भाग है। और हमने पहले भी चर्चा की थी की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसाय की जानकारी प्राप्त होती है। यदि एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, यदि बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन से व्यवसाय के अंतर्गत है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत है। यदि बहुत बड़ी जनसंख्या संग्रहण करने का कार्य करती है, पशुचारण का कार्य करती है या आखेट की गतिविधि करती है, तो इसका मतलब उसका संबंध कौन से व्यवसाय से है? प्राथमिक व्यवसाय से है। ठीक उसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं विनिर्माण की। तो जहाँ विनिर्माण में बहुत बड़ी जनसंख्या उस विनिर्माण के क्षेत्र में यदि संलग्न है, तो इसका मतलब उसका संबंध कौन से उद्योग से होगा, तो उसका संबंध द्वितीय व्यवसाय से हो जाता है। उसी प्रकार से यदि बहुत बड़ी संख्या सेवा क्षेत्र से जुड़ी है, सेवा श्रेणी के क्षेत्र से जुड़ी है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका संबंध किससे स्थापित हो जाएगा? इनका संबंध तृतीयक व्यवसाय से स्थापित हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीटिशन करवा देता हूँ कि द्वितीयक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय की हमने चर्चा की। प्राथमिक व्यवसाय जो कि है प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं, ये हमने पढ़ा था, आपको याद है। प्राकृतिक वातावरण में जो प्राथमिक व्यवसाय उत्पन्न होता है,
या क्रियाएं होती हैं, चाहे वो आखेट की हो, संग्रहण की हो, पशुचारण हो, एग्रीकल्चर हो यानी कृषि हो, या खनन की एक्टिविटी हो, ये प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होती है और उसके पश्चात ये एक प्रकार से स्वयं में भोजन के रूप में भी और कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होती है। लेकिन जब हम इन्हें कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, उद्योगों में लेके जाते हैं, तो वहाँ इसे परिष्कृत किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है और उपयोगी उत्पाद के रूप में इसे निर्माण के तौर पर बनाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, या हम कह सकते हैं उसे, यदि एक मुख्य नाम देना पड़े तो हम ये कह सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेवा श्रेणी के क्षेत्र होते हैं, परिवहन होता है, व्यवसाय, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, ऐसे जो क्षेत्र हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, बैंक, बीमा क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं ये सेवा क्षेत्र के रीजन में आते हैं। सेवा क्षेत्र इन्हें कहा जाता है, इन्हें सेवा श्रेणी का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें हम तृतीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। और चतुर्थ व्यवसाय में जिन गॉटमैन का आपको याद होगा कि जिन गॉटमैन ने क्या कहा था कि ये जो अप्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं उनको हम तृतीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। और चतुर्थ के बाद पंचम व्यवसाय, जहाँ पर नीति निर्माता, परामर्शदाता, ठीक है, इनको हम शामिल करते हैं, उन्हें हम पंचम व्यवसाय की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण उस चैप्टर का 360 एंगल से हमने उसका एनालिसिस किया था और अब हम पर्टिकुलर प्राथमिक व्यवसाय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आखेट की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक व्यवसाय में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राथमिक व्यवसाय में निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय को शामिल किया जाता है, तो अक्सर हम भूल जाते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपने देखा होगा कि कबड्डी लीग होती है हमारे यहाँ पे कबड्डी लीग होती है वर्ष में 2 बार। तो देखिए कबड्डी लीग जो होती है उसका पूरा जो टाइटल है उसको हम बोलते हैं प्रो कबड्डी लीग। क्या बोलते हैं हम? प्रो कबड्डी लीग। P फॉर प्रो, K फॉर कबड्डी, L फॉर लीग, प्रो कबड्डी लीग। तो आपको ध्यान रखना है कि PKL कहाँ पे हुआ? असम में। हालांकि ये असम की स्पेलिंग जो है वो असम की स्पेलिंग नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे याद कर लेना है कि PKL, क्या याद रखना है आपको? PKL यानी प्रो कबड्डी लीग का हुई ASM यानी असम, ऐसे ध्यान रख लेना है आपको। प्रो कबड्डी लीग का हुई असम में हुई, प्रो कबड्डी लीग का हुई असम में, आपको ऐसा याद रखना है। अब देखिए आप कहेंगे सब ये आपने एक ट्रिक तो बता दी, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए P से आपको ध्यान रखना है पशुचारण, P से याद रखना है पशुचारण। K से ध्यान रखना है आपको कृषि, K से आपको रखना है कृषि, ठीक है। उसके बाद L से ध्यान रखना है लकड़ी, से लकड़ी काटना। तो P से क्या हो गया? P से क्या कह देंगे साहब? P से तो क्या हो गया? पशुचारण। K से क्या हो गया? कृषि। और L से क्या हो गया? लकड़ी काटना। L से क्या हो गया? लकड़ी काटना। अब हम बात करें A से साहब क्या होगा? A से होगा आखेट। A से क्या हो जाएगा? आखेट। A से हम लिख देते हैं आखेट, ठीक है। L से क्या हुआ? लकड़ी काटना। K से क्या हुआ? कृषि। और P से क्या हुआ? पशुचारण, ठीक है। अब S से क्या हो गया? संग्रहण। S से क्या हो गया? संग्रहण हो गया, ठीक है। M से क्या हो गया? M से देखो 2 चीज़ होगी। M से हो गया एक तो मछली पकड़ना, M से हो गया मछली पकड़ना, और एक M से हो गया माइनिंग। एक M से क्या हो गया? माइनिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है? PKL, क्या ध्यान रखना है आपको? PKL यानी प्रो कबड्डी लीग। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग। और प्रो कबड्डी लीग का संबंध कहाँ से? असम से। यानी प्रो कबड्डी लीग कहाँ हुई थी? असम में हुई थी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग वापस बता देता हूँ मैं आपको, देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, PKL यानी PKL प्रो कबड्डी लीग कहाँ हुई? प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, कहाँ हुई? असम में। प्रो कबड्डी लीग कहाँ हुई? असम में हुई। P से क्या हो गया? पशुचारण। K से क्या हुआ? कृषि। L से क्या हो गया? लकड़ी काटना। क्लियर हो गया?
फिर इस ए से क्या हो जाएगा, इस ए से क्या हो जाएगा आखेट, एस से क्या होगा संग्रहण, और इस एम से दो वर्ड आएंगे, एक होगा मछली पकड़ना और दूसरा हो जाएगा माइनिंग यानी खनन करना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख पाएंगे कि प्राथमिक व्यवसाय में किन किन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध किससे है। प्राकृतिक व्यवसाय का जो सीधा संबंध है वो प्राकृतिक वातावरण से होता है। किससे होता है? प्राकृतिक वातावरण से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हंटिंग। हम आखेट की चर्चा करते हैं। हंटिंग डिस्कस किया था कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल की जाती हैं, तो उसमें ए फॉर आखेट भी था, ए फॉर आखेट। तो हम चर्चा कर लेते हैं आखेट की। देखिए दोस्तों, आखेट क्या होता है, हंटिंग क्या होता है। हंटिंग में हम देखेंगे कि हंटिंग में जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, उनका शिकार किया जाता है, खाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, और दूसरा उन्हें बेचने के लिए भी किया जाता है, उनकी खाल के रूप में, उनके मांस के रूप में उनको बेचने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार के, जहाँ बहुत अधिक ठंड रहती है विश्व में, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लगभग 7 से 8 माह तक सर्द हवाएं चलती हैं, ठंड रहती है। उन क्षेत्रों में ये जो वहाँ के निवासी लोग होते हैं वो पशुओं की खाल के रूप में उन्हें वस्त्र के रूप में भी ग्रहण करते हैं, या फिर ऊर्जा के रूप में उनकी जो चमड़ी होती है या उनका जो वेस्टेज पार्ट होता है पशुओं का, उसको जलाकर ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, और खाने योग्य तो खैर होता ही है। तो हंटिंग करना मतलब कि हम ये देख पाते हैं कि जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार करना, ठीक है, उनका शिकार करके उन्हें हम ये देखते हैं कि वो खाने के रूप में भी लेते हैं, ठीक है, उन्हें पहनने के, उनके जो खाल को पहनने के रूप में भी लेते हैं, और अन्य ऊर्जा के साधन के रूप में भी वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आखेट की क्रिया होती है। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न पर, या यदि आप रीट की तैयारी करते हैं या सीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट, सीटेट, आरटेट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में आरपीएससी जो कंडक्ट करवाती है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, क्योंकि जिनका स्पेसिफिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो हमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें बेसिक पर ध्यान रखना होता है। बेसिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक पे ध्यान नहीं दे पाते, तो हम बेसिक का भी ध्यान दे रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये उद्योग विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग कहलाता है। सबसे प्राचीन है क्योंकि हमने बात की थी कि जब मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य ने जंगलों में निवास करना प्रारंभ किया था, वहीं से आखेट की गतिविधि, ये क्रिया वहीं से प्रारंभ मानी जाती है। और विभिन्न औजारों के माध्यम से वह आदिमानव समूह जो वहाँ निवास करता था, वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इस प्रकार की करता था। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक व्यक्ति भी इसमें कार्य कर सकता है। क्योंकि क्या करना है? शिकार करना है। क्या करना है? आवश्यकता हो सकती है। आपको 100-200 लोगों की आवश्यकता हो, ये आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भी शिकार कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई अन्य आर्थिक क्रिया जो करते हैं वो किसी स्पेसिफिक कम क्षेत्र में भी संपन्न की जा सकती है, लेकिन आखेट का क्षेत्र बहुत लंबा हो सकता है। आखेट का मतलब क्या हुआ? जिस भी वस्तु का हमें आखेट करना है, जिस भी जानवर का हमें आखेट करना है, क्या वह वो इस क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं। यदि उपलब्ध नहीं है तो हमें कई लंबी दूरियां तय करनी पड़ सकती हैं। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, और कभी कभी लंबी दूरियों में भी देखा जाता है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भोजन, वस्त्र और निवास के स्थान जुटाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि आखेट की प्रक्रिया, जब आखेट की प्रक्रिया प्रोसेस जब होता है तो व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, और तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर इस तरह से गतिशील होता रहता है। और वह भोजन के रूप में,
वस्त्र के रूप में, निवास करने के रूप में विभिन्न प्रकार के साधन को जुटाता रहता है। जहाँ उसको सुविधा होती है वो उस तरह का कार्य कर लेता है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो या निवास के रूप में हो। जहाँ उसको आवास बनाना होता है उसके रूप में भी हो सकता है। अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप स्टार लगा के नोट्स बना लीजिए कि अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। इस लाइन की चर्चा मैं बाद में फिर करूँगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स बना के रख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है आखेट के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, या तो आपको स्पेसिफिक पता हो कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र है विश्व में, विश्व के मानचित्र में, ठीक है, ग्लोब पर पर्टिकुलर महाद्वीप में आपको ध्यान हो, और या फिर आपको केवल इतनी बात ध्यान हो कि ये मोस्टली अतिशीत क्षेत्र जहाँ होते हैं, जो वर्ष भर लगभग 8 से 9 महीने बर्फ़ से ढके हुए होते हैं क्षेत्र, और या फिर जहाँ अत्यधिक गर्म प्रदेश जहाँ होते हैं, जहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक होती है, जहाँ तापमान अधिक होता है, उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आखेट की गतिविधियाँ मोस्टली कहाँ देखने को मिलती हैं? अतिशीत क्षेत्रों में और या फिर अत्यधिक गर्म प्रदेशों में। तो आखेट की क्रिया, हंटिंग की जो गतिविधि है, आखेट की जो गतिविधि है वो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो आपको अतिशीत क्षेत्रों में या फिर अत्यधिक गर्म प्रदेशों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये कठोर जलवायु दशाओं में धुमक्कड़ जीवन जीतने वाले, जो घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर जो अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ अधिक आपको देखने को मिलती है। बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता है। ये तीरों के माध्यम से, धनुषों के माध्यम से, भालों के माध्यम से, तलवारों के माध्यम से, लकड़ी की औजार बनाकर, ठीक है, या पत्थरों पैने जो नुकीले पत्थर होते हैं उसके माध्यम से, और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन्हें किसी तरह का कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे कार्य करते हैं इनका ज्ञान बढ़ता जाता है। इनमें भोजन अधिशेष नहीं रहता। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाण यानी बाणों के अंदर कोई विष लगाकर, या वे फंदू आदि काम यानी फंदा बनाकर भी कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या जातियां जो है विलुप्त हो गई है। तो शिकार जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो इनकी कई जातियां जो है विलुप्त सी हो जाती है। यहाँ संकटापन, भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के निवासी आखेट से जीवन यापन कर, ठीक है। ये कुछ था महत्वपूर्ण चर्चा आखेट के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आखेट की क्रिया होती है। विश्व में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आखेट की गतिविधि होती है। एक बार हम इनको टैली कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम इसको विश्व के मानचित्र पर देखेंगे कि आखेट की गतिविधि कहाँ कहाँ होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, नंबर 1, कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में, ठीक है, कनाडा की टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जनजाति का एक चैप्टर है वो भी हम करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण है कि जो एस्किमो लोग हैं या एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वे कनाडा, अलास्का, साइबेरिया रीजन में निवास करते हैं, और वह जो प्रदेश होते हैं वो टुंड्रा या टैगा के नाम से आते हैं। टुंड्रा या टैगा जो ऑलमोस्ट 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के और अधिक ऊपर की तरफ या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर निवास करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये भाग जो है वो लगभग 66.5 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश से प्रारंभ माना जाता है। लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि अधिकांश जो इस प्रकार की जनजाति हैं, जैसे एस्किमो की हम विशेषकर चर्चा करें तो एस्किमो लोग उत्तरी अक्षांश में सर्वाधिक निवास करते हैं, और जैसे जैसे हम दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं तो संख्या बहुत कम या बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या का जो समूह है, चाहे वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हो, चाहे वे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हो, और या शीत या टुंड्रा या टैगा का रहा हो, मोस्टली जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। इससे पहले मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था,
पिछले 1-2 लेक्चर्स में आप देखेंगे। नहीं तो मैं एक बार यहाँ पर और बता देता हूँ आपको कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य भाग में 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसके बाद इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और आप 11वीं क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। तो कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एक्सकिमो लोगों के द्वारा, जो एक्सकिमो जनजाति है उनके द्वारा ये गतिविधि उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यदि डायरेक्टली नहीं पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं बताइए हमें आर्कटिक के। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले समोयड, तुंग, याकूत, माइत, ये चुकची है। ठीक है, चुकची। उसके बाद कोरियाक, ऐसे कुछ विभिन्न जनजातियाँ हैं। ठीक है, जो कहाँ निवास करती है? उत्तरी साइबेरिया वाले रीजन में। तो उत्तरी साइबेरिया रीजन कहाँ है? आप देखते हैं रूस रीजन, रूस का रीजन देखते हैं। रूस देश को आप देखें तो रूस 2 महाद्वीपों में आता है, एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो उसका उत्तरी भाग जो है तो उत्तरी साइबेरिया कहलाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। फिर है कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल को आप देखें तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो यदि आप एक महाद्वीप देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप करती है, वहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी निवास कर? बुशमैन जनजाति। फिर आप देखेंगे कॉन्गो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वो कॉन्गो बेसिन के नाम से जाता है, वहाँ पिग्मी जनजाति निवास करती है। अभी वर्ल्ड के मैप में हम एक एक को देख लेंगे। मलाया, मलेशिया का जो रीजन है वहाँ पर सेमांग और सकाई जनजाति निवास करती है, और इस तरह की जो आर्किड की एक्टिविटी है वो वहाँ पर करती हैं। बोर्नियो, ये अब देखेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। बोर्नियो में पुनान द्वारा, न्यू गिनी में, अमेजन बेसिन में जीवारो और यागो जनजाति द्वारा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप आरटेट, सीटेट, रीट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड में जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1st ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि हम बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न में आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्किड की गतिविधि होती है, बताइए। तो वहाँ आपको ये बताना होगा। इसमें से एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर रीज़न हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधि होती है। तो आप इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम विश्व के मानचित्र पर देख लेते हैं 1 बाय 1। टैगा प्रदेश है, कनाडा का टुंड्रा और टैगा प्रदेश। ठीक है, ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं ये और टैगा प्रदेश है जहाँ पर एक्सकिमो जनजाति निवास करती है। कौन सी जनसंख्या, कौन सी जनजाति यहाँ पर एक्सकिमो जनजाति निवास करती है? ये अलास्का का रीजन है। दूसरे हम कलर चेंज करके, ये अलास्का का रीजन है, ये कनाडा का रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन में एक्सकिमो जनजाति निवास करती है, जिनका मूल उद्देश्य क्या होता है? आर्किड करना होता है। वहाँ जो सील मछली प्राप्त होती है उसका आर्किड करना होता है, वहाँ जो जीव जंतु प्राप्त होते हैं उसका आर्किड करना होता है। क्योंकि यहाँ वनस्पति नाम मात्र की होती, बिल्कुल कम होती हैं, या यूँ के लिए 0 होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता या फिर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जब कभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब कभी आता है तो थोड़ी बहुत वनस्पति उग जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पर जीव जंतु या पूरा क्षेत्र बर्फ़ से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें उत्तरी साइबेरिया। अब उत्तरी साइबेरिया को हमें देखना हो तो हमें एशिया महाद्वीप और यूरोप के आसपास आना होगा। आप देखेंगे कि हम यूरोप महाद्वीप के साथ में हैं, और यहाँ जो रूस का जो रीजन है, रूस का रीजन आप देख पाएंगे, ये पूरा जो रीजन है ये रूस का रीजन में आपको यहाँ दिख जाएगा, मध्य साइबेरिया का पठार लिखा हुआ है। तो ये जो रीजन है पूरा, ये जो पूरा रीजन है जो मैंने मार्क किया है, ये पूरा रीजन उत्तरी साइबेरिया का रीजन है। और यहाँ पर सेमोइड, तुंग, याकूत, चुकची प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, और इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो कैसा है? आर्किड। मुख्य व्यवसाय कैसा है? आर्किड। और ये प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में ये निवास करते हैं, और प्राकृतिक वातावरण में निवास करने के कारण इनका जो प्रमुख व्यवसाय बना हुआ है वो आर्किड और संग्रहण की एक्टिविटी बनी हुई रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कालाहारी मरुस्थल, जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। उसके लिए हमें महाद्वीप मानना पड़ेगा,
और ये है अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप का मैंने बताया दक्षिणी हिस्सा जो है जहाँ पे रीजन है, ठीक है, नामीबिया रीजन है। तो ये कालाहारी मरुस्थल आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ भी है मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बुशमैन, कौन सी जनजाति है, बुशमैन। बुशमैन जनजाति निवास करती है। आखेट की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के जस्ट थोड़ा उत्तर में हम आएंगे, ये उत्तरी रीजन है, ये लिखा हुआ आपको कांगो बेसिन। और ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये भूमध्य रेखा और ये कांगो बेसिन। और इस कांगो बेसिन में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है पिग्मी। उसका नाम क्या है, पिग्मी। तो पिग्मी भी जो है वो किस प्रकार का कार्य करती है, किस प्रकार का व्यवसाय है उसका है, तो आखेट। किस प्रकार का व्यवसाय, आखेट। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थियों, हमने 4 प्रकार की प्लेसेस देख लिए। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कनाडा और अलास्का रीजन, जहाँ पर एस्किमो जनजाति। फिर हमने रूस रीजन देखा, रूस देश का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी साइबेरिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमने चुकची, समोयोड, तुंग जैसी जनजातियों को देखा जो आखेट की गतिविधि करती है। फिर हमने कालाहारी मरुस्थल वाला जो रीजन है वहाँ पर बुशमैन जनजाति को देखा। और फिर हमने कांगो बेसिन यानी अफ्रीका महाद्वीप में दो जनजातियों को देखा। नंबर 1 एक तो देखा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, और एक देखा कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। क्लियर हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक जनजाति को देखा, उसका नाम था एस्किमो, जो कि कनाडा और अलास्का रीजन में है। और एशिया महाद्वीप में ही हमने सबसे उत्तर में जो रूस देश है उसके उत्तर में स्थित उत्तरी साइबेरिया रीजन है, वहाँ पर हमने समोयड, तुंग और याकूत जनजाति को देखा। अब इसी के साथ हम चलते हैं अमेजन बेसिन की तरफ। कहाँ चलते हैं हम, अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन के लिए हमें दक्षिण अमेरिका जाना पड़ेगा। और दक्षिण अमेरिका में आप देख पाएंगे ये दक्षिण अमेरिका का रीजन है और रेखा गुजरती है। और ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं ये अमेजन बेसिन है। यहाँ एक रिवर है उसका नाम है अमेजन, और अमेजन नदी का जो पूरा क्षेत्र है वो कहलाता है अमेजन बेसिन। क्या कहलाता है, अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन वाले रीजन में जीवारो और यागुआ जनजाति महत्वपूर्ण है। जीवारो और यागुआ जनजाति महत्वपूर्ण है, ये आपको मैंने बता भी दिया है पहले, ठीक है। तो इसमें से आप 3 से 4 जो जनजातियाँ विशेष हैं, जैसे आप एस्किमो को याद कर लीजिए, याकूत, समयोर्स को याद रख लीजिए कि ये कहाँ पर निवास करती है, पिग्मी को ध्यान रख लीजिए कि ये आपके कॉन्गो रीजन में निवास करती है, बुशमैन जनजाति को आप याद कर लीजिए, ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 और हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मलाया। अब हमें चलना पड़ेगा एशिया महाद्वीप में हम चर्चा करते हैं। तो एशिया महाद्वीप का पूर्वी एशिया महाद्वीप है, उसका जो भाग हम देखते हैं, इसमें मलेशिया का जो रीजन है, ये मलेशिया का जो रीजन हम देख पा रहे हैं, ये मलेशिया रीजन में मलाया जो रीजन है, यहाँ सेमांग और सकाई जनजाति निवास करती है। कौन सी, सेमांग और सकाई जनजाति करती है। और इसी के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो आपको एक द्वीप नज़र आएगा, ये द्वीप है बोर्नियो। और बोर्नियो में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है पुनान। क्या नाम है दोस्तों, पुनान। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मलाया में सेमांग और सकाई जनजाति द्वारा और बोर्नियो में पुनान द्वारा आखेट की गतिविधि संपन्न की जाती है। और एक हम देखते हैं न्यू गिनी। तो आप यहीं पर प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, आपको यहाँ पे न्यू गिनी रीजन दिख रहा होगा। और इस न्यू गिनी वाले रीजन में यहाँ विशेषकर पापुआन, ठीक है, एक रीजन आता है पापुआन न्यू गिनी, इसको गिनी, ठीक है। तो न्यू गिनी में आप ध्यान रख लेना कौन सी जनजाति, पापुआन जनजाति निवास करती है, जो कि आखेट की गतिविधि है। अब देखिए मैं दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीटेशन करा देता हूँ वर्ल्ड के मैप के साथ में। देखिए नंबर 1 हम यहाँ देखा हमने कनाडा और अलास्का रीजन, जहाँ पर एस्किमो जनजाति द्वारा। उसके बाद हमने सेकंड नंबर यहाँ देख लेते हैं, ये अमेजन बेसिन की चर्चा हुई थी हमारी। और अमेजन बेसिन में हमने आपको बताया था जीवारो और यागुआ जनजाति जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद हम
अफ्रीका महाद्वीप की ओर चलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में आपको कॉन्गो बेसिन, और कॉन्गो बेसिन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था पिग्मी जनजाति। और उसके बाद कालाहारी मरुस्थल, यहाँ आपने बुशमैन पढ़ा था। कौन सा बुशमैन आपने यहाँ पढ़ा। एशिया महाद्वीप की ओर चलें तो एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तर में उत्तरी साइबेरिया वाला रीजन आपने पढ़ा था। और उत्तरी साइबेरिया वाले रीजन में आपने समयोड, तुंग, याकूत, चुकची जनजाति को पढ़ा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने मलाया रीजन देखा। ये मलाया रीजन, और मलाया रीजन में क्या देखा आपने कि यहाँ सेमांग और सकाई जनजाति। बोर्नियो द्वीप पढ़ा आपने। बोर्नियो में कौन सी, पुनान जाति, कौन सी, पुनान जनजाति। और पापुआ न्यू गिनी यानी न्यू गिनी वाले रीजन में पापुआन द्वारा आखेट की गतिविधि संपन्न कर ली जाती है। तो ये कुछ विश्व में प्रमुख प्रदेश थे जो महत्वपूर्ण है आखेट के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। अब वर्तमान में हम देखते हैं तो इनके क्षेत्र लगभग सीमित होते जा रहे हैं, मतलब बहुत कम क्षेत्र रह गए हैं, बहुत सिमटते जा रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि ये लोग भी अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे चेंज किया है, और अब ये धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इनके जो स्थायी घर हैं वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पहले ये अस्थायी निवास के रूप में निवास करते थे, जहाँ ये आखेट गतिविधि करने के लिए जाते थे, वहाँ जाकर ये अपना आवास बनाते थे। लेकिन अब वर्तमान में इनके जो आवास है वो अस्थायी की जगह स्थायी निवास के रूप में ये ग्रहण करने लगे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आखेट यानी हंटिंग की पूरी चर्चा कर ली है। और विश्व मानचित्र पर मैंने आपको बता भी दिया है कि विश्व मानचित्र में कौन कौन से रीजन पर्टिकुलर हैं जहाँ पर आखेट की गतिविधि होती है। नेक्स्ट हम लेक्चर में विभिन्न और आगे प्राथमिक व्यवसाय की हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को देखते रहें। आप जो हम लेक्चर करते हैं उसमें आपको पढ़ाते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो समय समय पर हम बताते जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।